देखने में, कस्प टेबल देखने में दिक्कत है, यस और नो? नो नहीं मैम। मैम। नो नहीं नो मैम। नो मैम। नो यस मैम। मैम। मैम अगर बर्थ एक्चुअली टाइम नहीं है तो उस केस में क्या बर्थ टाइम डालेंगे, ये अगर थोड़ा सा प्लीज बता दें। गैस बंद करी। इसके लिए ना केपी में बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन टेक्निक होती है। ऑब्वियसली वो इसमें तो कवर नहीं कर रहे, आने वाला जब टाइम में मैं फुल, अभी हम कल से कैसे प्रोग्राम चलने वाला है केपी का मैं आपको बता रही हूँ। केपी कोई शॉर्ट टॉपिक नहीं है, बस ऐसे मुंह में गुट्टी बिलाई और हो गया काम। ऐसा नहीं है, जो लोग ऐसा कराते हैं पर मैं वैसा नहीं करा सकती। तो अभी आज सेकंड क्लास है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की, थर्ड क्लास में लूँगी, 2-3 दिन बाद लूँगी, पर कल से हम केपी वेल्थ एंड करियर एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम डिटेल में वेल्थ, मनी, सेविंग्स, करियर, प्रोफेशन को डिटेल में पढ़ेंगे। और अगर किसी को उसमें जो समस्या आ रही है तो महादशा अंतरदशा के हिसाब से कौन सी रेमेडीज़ उसको नक्षत्र लेवल पे करनी चाहिए, जिससे कि उसके फाइनेंसेस, वेल्थ सेक्टर में इम्प्रूवमेंट्स हो जाए, या उससे रिलेटेड हम डिटेल में चीज़ें पढ़ने वाले हैं। फिर जब ये हो जाएगा, फिर उसके बाद केपी में और टॉपिक्स हैं, फिर फुल फ्लेजेड हम 2-3 महीने वही करने वाले हैं, जो भी लोग इसको कम्प्लीटली सीखना चाहते हैं। तो ये बहुत वास्ट टॉपिक है, तो इसलिए मैंने शॉर्ट में पहले इसलिए रखा है 2 टॉपिक्स, कि जो लोग उसको अच्छे से समझ लेंगे तभी वो बाकी के एडवांस टॉपिक्स में एलिजिबल हो पाएंगे उसको पढ़ने के लिए। तो केपी में बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन भी होता है। अगर किसी को अपना समय नहीं पता या गलत समय पता है तो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन टेक्निक से आप अपना समय को रेक्टिफाई कर सकते हो। ये जो ऑप्शन है ये केपी में ही दिए है। और किसी को अपना टाइम एक्यूरेट निकालना है बर्थ का, तो वो भी बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन से होता है। ठीक है। और दूसरा, मान लो किसी को पता ही नहीं है कि दिन के किस घंटे में आप पैदा हुए हो, कोई आइडिया ही नहीं है, तो हम बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन भी नहीं कर सकते। अगर मुझे पता है कि मेरा जन्म 6 बजे के आसपास हुआ है, आगे पीछे हुआ है, तो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन हो जाएगा कि कुछ आइडिया है मुझे। अगर मुझे आइडिया ही नहीं है तो भी केपी में होरारी एस्ट्रोलॉजी होता है, होरारी ज्योतिष जिसको बोलते हैं। तो उसमें हम एक प्रश्ना का चार्ट बनाते हैं, फिर वहाँ से सारी प्रिडिक्शंस करते हैं। तो केपी में हर प्रॉब्लम का इलाज है, आप ऐसे समझ सकते हो। टाइम है, नहीं है, एक्यूरेट है, नहीं है, कृष्णमूर्ति जी ने सब कुछ कंसीडर करके इसको डेवलप करा था। आ गया समझ यहाँ तक? ठीक। जिनको मेरी आवाज़ नहीं आ रही, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। आपको सबको आवाज़ आ रही है मेरी? मेरे हिसाब से तो आ ही रही है। ठीक है। अब आप कुछ कुछ चीज़ें लिखो। देखो, पहले मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत ज़रूरी है सुनना। आपको पता है कि हमारे 12 हाउसेस होते हैं कुंडली में, 12 भाव होते हैं, हर भाव का अपना एक रोल होता है, राइट? तो सबसे पहले अगर हमें सबको ये देखना है कि मैं पैदा हो गई, अब मुझे चेक करना है कि मेरी हेल्थ ओवरऑल लाइफ में कैसी रहेगी। मैं बाय बर्थ गुड हेल्थ लेके आई हूँ या बैड हेल्थ लेके आई हूँ, ये सबका क्वेश्चन होता है। आपके पास कोई भी हेल्थ को लेके आ रहा है, वो ये पूछेगा कि मैं हेल्दी रहूँगा या नहीं, है ना? तो अगर आपको ये देखना है कि आप बाय बर्थ कैसी बॉडी लेकर आए हो, आपकी बॉडी में कितनी ताकत है बीमारियों से लड़ने की, ये सारी चीज़ें फर्स्ट CSL बताता है। लिखो फर्स्ट CSL। आप लिखते नहीं हो, फिर अगली बार मेरे से इतने सारे मैसेज आते हैं कि ये कहाँ से देखेंगे, वो कहाँ से देखेंगे, आपने ये बताया था, आपने वो बताया था। जो जो बोल रही हूँ लिखते जाओ। फर्स्ट CSL, फर्स्ट हाउस हमारा क्या होता है हमारी हेल्थ का, हमारे नेचर का, हमारे कैरेक्टर का, हमारी ओवरऑल लाइफ का फर्स्ट हाउस होता है। तो फर्स्ट CSL क्या बताएगा कि मेरी हेल्थ अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी। फर्स्ट हाउस से ही हम लॉन्जेविटी भी देखते हैं, पर वो लॉन्जेविटी वाला टॉपिक आगे एडवांस टॉपिक में सिखाऊंगी, और उसमें हम विद इन 30 सेकेंड्स लॉन्जेविटी पता लग जाती है। इंसान 33 साल तक की उम्र तक रहेगा, 66 तक रहेगा या 66 प्लस रहेगा, पर वो फर्स्ट CSL से देखा जाता है लॉन्जेविटी, एज। ठीक है। तो अभी फर्स्ट CSL का यूज़ किया है हमारा बस ये देखने के लिए फ़िलहाल हेल्थ के पर्सपेक्टिव में कि हमारी हेल्थ अच्छी है कि हमारी हेल्थ ख़राब है। यहाँ तक सबको समझ में आया? अब आप सब अपना फर्स्ट CSL देखो।
जैसे कि मैंने अपना फ़ोन कनेक्ट करने की कोशिश करी थी और भगवान की कृपा से हो गया था। मैं फ़ोन कनेक्ट करती हूँ, एक सेकंड रुको। इतने आप लोग क्या करोगे, फर्स्ट सीएसएल का जो प्लैनेट आ रहा है वो देखो, सब अपनी कॉपी में लिखो। फर्स्ट सीएसएल प्लैनेट कौन सा बन रहा है, उसकी पूरी स्क्रिप्ट लिखो नक्षत्र नाड़ी में जाके। सीएसएल क्या बना, नंबर, कोई नंबर आ रहे होंगे, एनएल के पास कौन से नंबर आ रहे हैं, एसएल के पास कौन से नंबर आ रहे हैं। इतने मैं अपना फ़ोन से ऐप खोलती हूँ। आप सबको स्क्रीन दिख रही है अच्छे से? ठीक है। तो आपका जो भी बर्थ डेट है, टाइम है, प्लेस है, उसको फिल कर लो। उसके बाद आप शो कुंडली पे क्लिक करोगे। एक सेकेंड रुकिए। ठीक है, इसके बाद आप आ गए केपी सिस्टम में। केपी सिस्टम के बाद यहाँ पे आप आ गए फर्स्ट सीएसएल। अब इस केस में फर्स्ट सीएसएल क्या है बताओ, अनम्यूट करके। अनम्यूट करके बताइए। वीनस Venus, वीनस Venus, Venus, Venus. तो ये देखो, जिन लोगों को ये देखो एस बी Venus. लिखा है ना, एस बी ही सीएसएल होता है हाँ ना? जी। Yes, ma'am. ठीक है, तो फर्स्ट फर्स्ट नंबर के सामने देखा तो हमारा जो सीएसएल है वो वीनस बन गया। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ठीक है, फिर इसके बाद हम गए नक्षत्र नाड़ी नक्षत्र में. नाड़ी पे। अब देखो वीनस की स्क्रिप्ट कहाँ है हमारे पास, ये रही। Venus की 5, 7, 10. 5, 7, 10. हाँ, तो एक मिनट, यहाँ पे मेरा लिखने वाला ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा? आपको दिख रहा है ना कभी Yes, कुछ? ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, yes. 5, 7, 10. Hmm. Venus, Jupiter, नहीं Venus, मैडम, पहले वो जिमी जिमी करना, फिर मोगो पीते रहना, उससे पेट भर जाता है ना, फिर अपन कुछ नहीं खा सकते लाडू। बंद दो बंद कर जगह दो, लिखा हुआ है। अपना म्यूट कर लो जो भी डिस्कशन कर रहे हैं। ये देखो, वीनस तो वी, दो जगह लिखा हुआ है इसमें। आपको वीनस की स्क्रिप्ट देखनी है, तो ये वीनस
क्या है यहाँ पे, CSL हो गया। फिर वीनस का नक्षत्र लॉर्ड भी वीनस ही है। वीनस ही है। फिर वीनस का सब लॉर्ड जुपिटर है। मैम इसके नीचे भी वीनस फिर से आ रहा है। ऐसे तो वीनस बहुत जगह आएगा, आपको वीनस की स्क्रिप्ट को पढ़ना है। नहीं ये नीचे फिर जहाँ से है पर ना। वीनस है। एक वीनस के सेकेंड। साथ तो केतु है मैडम, ना केतु है मैम वीनस के साथ। वीनस केतु जुपिटर, वीनस के साथ तो नहीं, केतु वीनस के जुपिटर है। नीचे वीनस ही है। केतु और जुपिटर हाँ है, है। हमारे में तो नहीं है जो मैम दिखा रही है इस पे। हाँ ना उस पे वीनस वीनस केतु और जुपिटर आ रहा है। अच्छा इसमें ना, सॉरी, इसमें पता है कैसा आ रहा है, जैसे वेबसाइट पे आता है ना यस हाँ। मैम। हॉरिजॉन्टल, वैसा ही आ रहा है इसमें। ऐसा ही आता है मैम, हमारे में भी आता है मैम। हाँ जी, मैम हमारे फोन में भी ऐसे ही फोन में भी आता है। ऐसा ही आता है। अच्छा हाँ ऐसा जी। ही मैंने आज पहली हाँ जी बार जी। डाउनलोड किया ना फोन पे ऐप, तो मेरे को इसलिए हाँ हाँ कंफ्यूजन। हाँ ऐसे ही आ रहा है मैडम हमारे फोन हाँ में। चलो ठीक है, हाँ, आपने हाँ। ठीक बोला। सुनो अब मैम देखो, 6th हाउस में नहीं, 1st हाउस में देखना है। पहले मेरी बात सुनिए, वरना बड़ी कंफ्यूजन मच जाएगी। जैसे मैं समझा रही हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिए। सुनो, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है। आपको ये देखना है जो प्लैनेट है वो हमेशा CSL होगा। जहाँ पे प्लैनेट लिखा है वो हमेशा CSL है। इतना पॉइंट क्लियर है आपको? तो अभी हमने CSL क्या देखा था, वीनस देखा था। फर्स्ट CSL वीनस देखा था हमने, यस और नो देखा था ना। तो अब वीनस के, भाई साहब एक फ़ोन के साथ ना यही बड़ी समस्या होती है। एक सेकंड रुको। आपको स्क्रीन दिख रही है या नहीं, मतलब मोबाइल फ़ोन वाली? दिख रहे हैं नहीं दिख रही, नहीं यस दिख मैम, रही दिख रही है मैम। मैम दिख रही है बट सही है। डबल डबल आ रहा है दिख रही है इसमें। मैम। मोबाइल मैम नहीं दिख रही। नहीं दिख रहे। अभी अभी दिख, आप कुछ अलग कर रहे हैं। पहले एक इंसान को थोड़ा ब्लॉक मारना पड़ेगा जो बार बार कॉल करके क्लास को। चलो, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता कि अगर मैं क्लास में फ़ोन नहीं उठा रही तो उसका क्या मतलब होगा। चलो तो कहाँ थे हम? मैम दो दो स्क्रीन दिख रही है आपकी। बस भगवान की कृपा है। अब दिखा, दिखी आपको स्क्रीन मेरी? यस मैम यस दिखा। मैम। यस हाँ। मैम। यस मैम। तो Yes, अब ma'am, हमें दिख रहा है। हमें प्लैनेट पता लग गया, वीनस है CSL हमारा, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया था, स्टार लॉर्ड क्या होता है, नक्षत्र लॉर्ड ही होता है स्टार लॉर्ड। तो हमारा NL इसमें क्या हो गया, केतु हो गया। ये तो वीनस, केतु, और वीनस का सब लॉर्ड कौन सा हो गया, जुपिटर। क्लियर हुआ? जी तो जी आप, मैम। तो Yes, ma'am. स्क्रिप्ट क्या बनी, लिखो फटाफट से। वीनस के सामने 5 7 10 लिखो, केतु के सामने 4 5 6 7 8 10 11 सब कुछ लिखो। जुपिटर के सामने 3 7 12 लिखो। लिख लिया? यस मैम। चलो अब आप सामने देखो। वीनस में 3 4 9 आ रहा है। भाई आपने अलग डेट ऑफ बर्थ डाली होगी, मैंने अलग डाली है, तो अलग ही तो आएगा। बहुत बढ़िया, तालियां बजाओ अपने लिए आप। सुनो, अब फर्स्ट CSL से हम गुड हेल्थ और बैड हेल्थ देखना सीख रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में एक रूल बताया था, हर प्लैनेट का रिजल्ट उसका सबसे पहले नक्षत्र लॉर्ड देता है। सिखाया था ये कि जो भी प्लैनेट आ रहा है आपका, उसका सबसे पहले रिजल्ट कौन देगा। मतलब अगर आपको गुड हेल्थ देखनी है, बैड हेल्थ जो भी देखना है, तो इसमें जो नक्षत्र लॉर्ड है वो रिजल्ट बताएगा। मतलब केतु बताएगा रिजल्ट इसमें, क्योंकि केतु इसमें नक्षत्र लॉर्ड है। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे मान लो आपको शादी करनी है किसी से, अपने मनपसंद की, पर आप क्या कहोगे अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को कि भैया मैं तो तैयार हूँ, पर हाँ या ना तो मेरे मम्मी पापा ही करेंगे। तो मम्मी पापा को मान लो नक्षत्र लॉर्ड। फिर आप मम्मी पापा के पास चले गए, मम्मी पापा ने बोल दिया हाँ जी चलो हमारी तरफ से कर लो शादी। तो पर फिर वो क्या कहेंगे, घर में बड़े दादाजी रहते हैं, एक बार उनसे भी हाँ ज़रूरत मतलब पूछना पड़ेगा। अगर उन्होंने मना कर दी तो हमारी भी नहीं चलेगी। फिर ऐसा ही होता है ना, अगर एक ट्रेडिशनल सिस्टम को देखा जाए तो ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी है कि पहले नक्षत्र लॉर्ड बताएगा, उसके बाद SL को भी देखना पड़ेगा। पर नक्षत्र लॉर्ड काफ़ी हद तक चीज़ें बता देता है आपको। ये समझ में आ गई बात?
ठीक है। तो अब लिख लो गुड हेल्थ के नंबर कौन से होते हैं। मैंने वैसे पिछली क्लास में भी आपको बताए थे 1, 5, 9, 11 गुड हेल्थ के नंबर होते हैं, लास्ट क्लास में लिखवाया था। 1, 5, 9, 11 गुड हेल्थ के नंबर होते हैं, और ये भी बताया था क्यों होते हैं। बैड हेल्थ के कौन से बताए थे? 6, 8, 12। अब आपको NL लेवल पर और SL लेवल पे चेक करने हैं कौन से नंबर कितने आ रहे हैं, उस हिसाब से इंसान की गुड हेल्थ और बैड हेल्थ पता लग जाएगी। जैसे अभी हमने जो एग्जांपल लिया था, कहाँ चला गया वो, हाँ, उसमें केतु में देखो 6, 8 आ रहा है, 6, 8 आ रहा है। जो बैड टीम के नंबर हैं उसमें से 6 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है, और गुड टीम में से 5 भी आ रहा है और 11 भी आ रहा है। तो दो मेंबर दुश्मन टीम के हैं और 2 मेंबर दोस्त टीम के हैं। तो इसमें क्या होगा, इंसान बीमार पड़ेगा, परेशान होगा, पर अल्टीमेटली दवाई खा के इलाज करा के फिर ठीक हो जाएगा। तो 50-50 उसका मैटर चलता रहेगा लाइफ में। कितने लोगों को कुछ, मतलब ये तो इजी तरीके से मैंने बताया आप लोगों को, किसी को कोई डिफिकल्टी, किसी को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, बताओ। आ रहा है मैम, बहुत अच्छा जैसे आ रहा है सब। मैम न्यूट्रल आ जाए और बैड नंबर आए, आ जाए तो, जैसे मेरा तो 3 और 4 आ रहा है, किसी में है ही नहीं 4 मैम। आ जाए तो, किसी में 2 अभी है, मैडम 9 है, 4 7 अगर है। साथ में है तो मेरा तो 3 और 4 है, मून का कुछ है ही नहीं, ना बैड में ना गुड में। कोई बात नहीं, हाँ, तो इसमें मेरे भी इतना नंबर दुखी क्यों हो रहे हो, दुखी क्यों हो रहे हो इसमें? न्यूट्रल है वो मेरा नंबर। ही स्पेशलिस्ट है, आप मेरा मुझे एक बार वीनस दोबारा 269 चेक करके और बोलो ना। HTL में 568। मैं आपको ना सारा सिखा रही हूँ, आप लोग जैसे मैं चल रही हूँ ना जिस स्पीड से, मेरी स्पीड को पकड़ो बस। आप क्या है कि अलग ट्रैक पे चले जाते हो तो फिर आपको पकड़ के लाना पड़ता है, फिर उसमें 2 घंटे निकल जाते हैं, ठीक है। अब बिल्कुल ही चुप हो गए आप सब। नहीं ठीक है मैम। मैम सबको एक कॉमन डेट ऑफ बर्थ दे दीजिए ना प्लीज। सबको ये एक आप फर्स्ट हाउस का ही बता रहे हैं ना? दिक्कत आ रही है मुझे चलो ठीक मैम। है। जैसे आपने फर्स्ट हाउस बोला था ना देखने के लिए, तो उसमें M ही आ रहा है मेरा। तो मैम अब मैं नक्षत्र नाड़ी में आई हूँ, तो इसमें मैं बार बार नहीं समझा पाऊँगी, मैंने फर्स्ट हाउस क्या बोला था, क्या रेफरेंस दिया था, ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा पढ़ाना, समझ रहे हो। जिनको समझ में आ चुका है ना वो आगे चलते रहो, जिनको नहीं समझ में आ रहा उनको आधे पार्ट की रिकॉर्डिंग दूंगी, रेमेडीज़ पार्ट की तो रिकॉर्डिंग नहीं मिलेंगी। जहाँ से रेमेडीज स्टार्ट होंगी वहाँ से शेयरिंग नहीं, मतलब शेयर नहीं कर पाऊँगी। उसके पीछे कारण है, जो मैं 11,000 की कंसल्टेशंस करती हूँ, मैं वो रेमेडीज़ उनमें देती हुई आ रही हूँ, आज तक मैंने कभी रिवील नहीं करी हैं। और गॉड स्वेयर मैंने सच में सोचा था मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का कोर्स 25,000 का बनाऊंगी, उसमें वो प्रीमियम रेमेडीज़ दूंगी ताकि उसमें लिमिटेड लोग हों और वो रेमेडीज़ लिमिटेड लोगों के पास ही पहुँचे। पर फिर आजकल मैं ध्यान साधना में बहुत ज़्यादा डेप्थ में चली गई हूँ लास्ट के 2-3 महीनों में। तो फिर ऐसे ही सुबह उठी एक दिन, मतलब मुझे जिस दिन मैंने आप सबको ग्रुप में मैसेज भी करा था कि हनुमान जी ने बोला कि बांट दो ये सब, तो फिर तो कुछ जब फीलिंग आ गई वो वाली, फिर कुछ सोचना ही नहीं उसके बाद में। तो मैं नहीं चाहती वो पब्लिकली ऐसे सब्जी मंडी की तरह हो जाए रेमेडीज़ कि लोग उसकी वैल्यू करना ख़त्म कर दे, तो इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, ठीक है। अब मैं एक कॉमन डेट ऑफ बर्थ देती हूँ सबको, उसमें से चेक करना। किसी का मैसेज आया था जिनको बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ मेजर थे, सीवियर, कोई अपनी डेट ऑफ बर्थ शेयर करो, मैं उसमें से चूज़ करती हूँ जिसको कोई मेजर हेल्थ इश्यूज़ हों, ताकि हम एग्जाम्पल भी समझा पाए सामने वाले को। इनकी तो देखी थी चेतल जी की, इनकी तो समझ में आ गई थी। अरे पता नहीं, मेरे को नाम याद नहीं रहते, इतने सारे लोगों के मैसेज आते हैं। अच्छा ये बताओ, आप में से सबसे ज़्यादा बीमारियां किसको हैं लंबे समय से? अनम्यूट करके बताओ। चलो इन पर सर आपकी तो डेट ऑफ बर्थ पूरी कंफर्म ही नहीं है ना। रजनी बाला, ठीक है, इनको रजनी बाला को मैं अनम्यूट करती हूँ।
पर वही देना जिनको अपना टाइम ऑफ बर्थ ठीक ठाक पता है, ठीक है? अनम्यूट करना। रजनी जी, अनम्यूट नहीं हो पा रही क्या ये? अनम्यूट नहीं कर पा रहे आप? किसकी लूँ? बड़ी मुश्किल काम है ये तो। चंद्रिका जी, हाँ थैंक यू मैम। जी। एक्चुअली ना एक थोड़ा सा मैं केस बताती हूँ। मेरे फादर का है, उनको अभी कैंसर डिटेक्ट हुआ है और शायद लास्ट स्टेज पे है, और उनको हार्ट इश्यू भी थे। इस एक स्टंट ऑलरेडी डल चुका है और डॉक्टर ने अभी 2 और डालने के लिए बोला है, और कैंसर के लिए भी इलाज करने के लिए मना कर दिया क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम क्या उनकी ले सकते हैं ताकि हमें और समझ में आ पाए हाँ कि, बिल्कुल बिल्कुल। है ना? आप ना सबको डेट ऑफ बर्थ, टाइम वाइम सब बता दो। हाँ, मैं मैसेज में लिखूँ या वर्बली बोलूँ? वर्बली बोल दो। 15/4/1962, 5:05 इवनिंग, सेंधवा, इंदौर। मतलब इंदौर के पास सेंधवा है, तो सेंधवा महाराष्ट्र, शायद सेंधवा। मैम मैं मेंशन भी कर देती हूँ, मैसेज में भी मेंशन कर देती हूँ। 1962। एक बार हाँ मैं भी ओपन कर लेती हूँ, आप बताना डेट ऑफ बर्थ बताना। 15/4/1962, 5:05 इवनिंग, एक सेकंड सेंधवा। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, क्या बोला 15 आपने? अप्रैल 15 अप्रैल 1962। एक सेकंड, 15 अप्रैल 1962। 1962। मुझे ना इसमें थोड़ी दिक्कत हो रही है, एक सेकेंड। मैंने कभी ऑपरेट ऐसे करा नहीं है मोबाइल, तो इसके बटन्स छोटे हैं ना थोड़े, तो एक सेकेंड बस आपको दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। 1 मिनट, मुझसे तो बड़ा मुश्किल है ये होना। छोड़ो, आप लोग करो, मैं स्क्रीन हटाती हूँ, मुझे बता देना क्या CSL वगैरह आ रहा है, फिर हम देख लेंगे। सबने कल कर लिया क्या निकाल लिया इनका चार्ट? आपने भी तो कर रखा होगा ना? यस मैम, ये मैंने भी किया है मैम। हाँ, आप बताओ, फर्स्ट CSL की स्क्रिप्ट बताओ। 6 CSL की बताऊँ या फर्स्ट की मैम? फर्स्ट की बताओ पहले। फर्स्ट की वीनस है CSL और 289। ठीक है। फिर NL है, अगेन वीनस है 289, और SL है जुपिटर 467। जुपिटर 467। ये तो फर्स्ट CSL की हो गई। 6 बताना। 6 में है मैम, CSL है 6 CSL जुपिटर 467। एक सेकेंड, 6 CSL है जुपिटर 467। फिर NL है राहु। बस बस कंफर्म हो गया, तो वो कैंसर अभी बता दूंगी आपको कैसे हो गया। हाँ 5 6 11 12। हो गया जी, हो गया, मतलब और बोलना। SL सैटर्न है SL 5 और 6। बस अब आपको पता लगेगा कितना। हाँ ये यही है, सही लिखा है मैंने? यस यस मैम। इनको क्या था? कैंसर। कैंसर है और हार्ट इश्यूज भी है मैम। देखो, मैंने कहा पहले, हमने देखा, हमें नहीं पता इनको क्या हो रखा है क्या नहीं हो रखा, पहले हम देखते हैं। तो NL वीनस है, तो यहाँ पे 8 नंबर तो आ ही गया है, ठीक है? तो 8 नंबर आपको क्या बताता है? मल्टीपल डिजीजेस, क्रॉनिक डिजीजेस। मैंने बताया था ना 8 नंबर का, लास्ट क्लास में मैंने 1 6 8 12 के सारे सिग्निफिकेशंस लिखवाए थे, याद है या नहीं याद है सबको? ठीक है,
फिर 6 आ गया बीमारी। तो और यहाँ पे ये जो है ये न्यूट्रल नंबर हो गए एक, ठीक है। तो हीलिंग वाले नंबर कहीं इसमें दिख रहे हैं फर्स्ट CSL में? बस थोड़ा 9 दिख रहा है यहाँ पे। 9 भी क्या है, भाग्य को बताता है कि भाग्य से कुछ सपोर्ट मिल जाए, कुछ हो जाए, ठीक है। बाकी जो हीलिंग वाले नंबर्स हैं मेजरली 1, 5, 11 वो तो नहीं आ रहे, पर जो हमारी बैड स्क्रिप्ट है उसके 2 नंबर प्रेजेंट हैं फर्स्ट CSL में। तो हम ये कह सकते हैं इनको हेल्थ इशू होगा, क्रॉनिक होगा, पर शायद भाग्य से या किसी गुरु के थ्रू या कुछ ऐसा आशीर्वाद मिल जाए, तो कुछ जैसे बोलते हैं ना लास्ट टाइम पे चमत्कार टाइप्स, वैसा कुछ। बाकी फर्स्ट CSL जैसे समझ में आ गया कि हेल्थ तो डिस्टर्ब रहेगी। और 8 नंबर आ गया, तो 8 नंबर बताता है मल्टीपल डिजीजेस और क्रॉनिक डिजीजेस। इतना सबको क्लियर हो रहा है? फर्स्ट CSL तो यही बताएगा हेल्थ के पर्सपेक्ट में कि हेल्थ अच्छी रहेगी या ख़राब रहेगी। अब बात आती है कि अगर हेल्थ ख़राब रहेगी तो इस इंसान को कौन सी बीमारी होगी, यही तो होगा। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि कौन सी बीमारी होगी तो वो 6 CSL बताएगा। 6 CSL स्पेशली यही बताएगा कि कौन सी बीमारी होगी, कौन सी बीमारी होगी, कौन से ऑर्गन में होगी, कौन सी दशा में होगी। ये पूरी कहानी किसके पास है? 6 CSL के पास है इसकी पूरी कहानी। यहाँ तक सबको क्लियर? कोई दिक्कत? अभी वैसे जब मैं रेमेडीज़ लिखवाऊंगी तब मैं आपको बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बताऊंगी जितना पॉसिबल होगा आज की क्लास में। पर जुपिटर प्लस राहु इक्वल टू कैंसर होता है। तो इनकी 6 CSL की स्क्रिप्ट में CSL जुपिटर हो गया, NL राहु हो गया, तो जुपिटर प्लस राहु का कॉम्बिनेशन बन गया। बन रहा है या नहीं बन रहा? फिर नीचे राहु और सैटर्न भी है, तो जुपिटर प्लस राहु या सैटर्न प्लस राहु अगर 6 CSL की स्क्रिप्ट में आ रहे हैं तो ये कैंसर को बताते हैं। और सब लॉर्ड लेवल पे सैटर्न आ रहा है, मैंने क्या बताया था, फाइनल सिग्नेचर SL करता है। तो सब लॉर्ड क्या बता रहा है कि जो भी बीमारी होगी वो बहुत लंबे समय तक होगी, क्रॉनिक होगी। लास्ट क्लास में भी समझाया था कि सैटर्न क्रॉनिक बीमारियों को बताता है। ठीक है, फिर अब उसकी स्क्रिप्ट में देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे जो 5 आ रहा है ना, यहाँ पे 5 का मतलब इतना ये सिग्निफाई नहीं करता कि हीलिंग हो, मतलब ट्रीटमेंट कर लेंगे, पर 5 यहाँ पे जो भी 6 CSL की स्क्रिप्ट आ रही है वो ये बता रही है कि कौन से ऑर्गन से रिलेटेड हो सकता है, बॉडी के किस पार्ट से रिलेटेड हो सकता है। पर 5 आ रहा है तो कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि प्रॉब्लम आएगी, पर कोई ना कोई ट्रीटमेंट उस चीज़ का मिल जाएगा। पर हर एक नंबर जो NL और SL लेवल पे आ रहा है वो क्या बता रहा है कि कौन से बॉडी के ऑर्गन, कौन से बॉडी के पार्ट से जुड़ी हुई परेशानी होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे 5 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, पर यहाँ पे सैटर्न आ रहा है। तो सैटर्न जब भी आता है, सैटर्न यही बताता है जो बीमारी होगी वो लंबे समय तक चलने वाली बीमारी होगी। आ रहा है समझ में? कैसे देख रहे हैं हम? अब इनकी जो प्रॉब्लम है ना चंद्रिका जी, आपके फादर की, आप देखना इनकी जब भी ये राहु की दशा एक्टिवेट होगी या जुपिटर की दशा एक्टिवेट होगी तब इनकी बीमारी आई होगी। अभी जुपिटर चल रहा है मैम उनको दशा में। देखो मुझे तो नहीं पता, मैंने जुपिटर दशा चेक नहीं किया उनका। और जुपिटर में सैटर्न है। हाँ, तो ये तीनों नंबर की ही दशा उनको बीमारी देगी, क्योंकि बीमारी के नंबर ये तीनों लेके चल रहे हैं। जुपिटर, राहु, सैटर्न, तीनों में से जब भी दशा आएगी वो बीमारी में परेशानी देगी। क्यों? क्योंकि वो जो बस, ये समझो 3 बस हैं, एक जुपिटर की बस चल रही है, एक शनि की बस चल रही है, एक राहु की बस चल रही है। अब उसमें तीनों गुंडे पार्टी वाले नंबर बैठे हुए हैं, तो जब भी उस एरिया से बस निकलेगी तो वो परेशान करके जाएगी। समझ में आ रहा है आप सबको कि हम कितने आसान तरीके से प्रिडिक्शन कर पा रहे हैं? आप दूसरी क्लास में सीख पा रहे हो कि कैसे प्रिडिक्शन करनी है। कोई कुंडली नहीं देखी अभी तक, कुंडली खोली हमने इनके फादर की ना, मैंने अंतरदशा देखी इनकी अभी तक, पर मेरे को ये पता है कि 6 CSL में ये तीनों प्लैनेट परेशान करेंगे, जुपिटर, राहु और शनि, क्योंकि इन तीनों में ही 6 आ रहा है। 6 क्या है? बीमारी। अब 12 नंबर कौन दे रहा है? राहु। तो जब
राहु की दशा आएगी इस पीरियड में तो हॉस्पिटलाइजेशन भी करवा देगी वो, क्योंकि 6 और 12, 6 क्या है बीमारी, 12 क्या हॉस्पिटलाइजेशन। अब आपको क्या करना है, अब हमने ये तो पढ़ लिया प्रॉब्लम आ रही है आ रही है आ रही है, पर हमें पैनिक नहीं होना, पागल नहीं होना। अब हमें ये पता है कि जब राहु का पीरियड आएगा तो हमें राहु की दबा के रेमेडीज़ करनी है, तो वो जितना पेन पीड़ा उनके लाइफ में लिखा है वो बहुत कम हो जाएगा काफ़ी हद तक। तो देखो, अगर आपको अभी तक यही ना पता हो कि आपको रेमेडी किस प्लेनेट की करनी है, तो फिर तो रेमेडी कोई काम करती नहीं है ना, जो आप यूट्यूब से इधर उधर से सीख रहे हो। पर आपकी जो ये स्क्रिप्ट है, केपी स्क्रिप्ट, ये इतना सटीक, इतना एक्यूरेट बता देती है आपको चीज़ों के बारे में कि भटकने का कोई मतलब ही नहीं है। समझ में आ रहा है? अब देखो, सैटर्न की दशा चल रही है और इन कैंसर की प्रॉब्लम हो गई डिटेक्ट, तो अभी आप देखो सैटर्न में किसकी अंतर्दशा चल रही है? नहीं, जुपिटर की दशा चल रही है और उसमें सैटर्न चल रहा है। अच्छा, जो भी चल रहा है, मतलब जुपिटर चल रहा है, जुपिटर में सैटर्न चल रहा है। Yes, तो ma'am. आप शनि से रिलेटेड, अब मैं रेमेडीज़ लिखवाऊंगी, आप शनि से रिलेटेड रेमेडीज़ फॉलो करवाना उनको, Yes, ma'am. तो डेफिनेटली 100% उनको रिलीफ तो ज़रूर मिलेगा। ठीक है जी, समझ में आया? Thank you so much, ma'am. Thank you. थैंक यू जी, थैंक यू। अब आप मुझे बताओ, अभी तक मैंने जितनी कहानी आपको सुनाई उस कहानी में कितना समझ में आपको आ चुका है? यस मैम, आ गया। मैम जुपिटर राहु अगर फर्स्ट सीएसएल में आए तो तब भी ये प्रॉब्लम देगा? मैंने क्या बोला, ढंग से सुनना प्लीज़, वरना बड़ी गड़बड़ कर दोगे आप। आपको जो बीमारियां देखनी है सिर्फ और सिर्फ 6 CSL से देखनी है। फर्स्ट CSL सिर्फ आपको अभी इसलिए देखना है कि आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी या ख़राब रहेगी। बीमारी का कोई बताएगा नहीं फर्स्ट CSL। बीमारी का पूरा खाता किसके पास है? 6 CSL के पास है। और अभी पढ़ रहे हो तो अननेसेसरी, अभी मेरे को कोई गारंटी तो नहीं है आपको कितना समझ में आ रहा है, ऊट पटांग चीज़ें देख के घबराना स्टार्ट मत कर देना, क्योंकि आप लोग अभी धीरे धीरे सीखोगे। तो अभी अपनी कुंडलियाँ खोल के मत बैठ जाना। जिन लोगों को ऑलरेडी हेल्थ डिजीज़ हैं, आपको पता है कि इस व्यक्ति को ये बीमारी है, उसके चार्ट से उसको रिलेट करो, पहले सीखने की कोशिश करो, 100-150 चार्ट पे प्रैक्टिस करो पहले। अपने चार्ट मत खोल के बैठ जाना, हार्ट अटैक नहीं भी आना होगा तो भी आप ले आओगे डर डर के। तो अभी मत करना प्लीज़ अपने चार्ट पे प्रैक्टिस। पहले जिनका आपको पता है इसको ये बीमारी है, इसका ये टाइम है, 100 चार्ट पे प्रैक्टिस करो। मैं कम से कम नहीं तो 5000 चार्ट से ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुकी हूँ, तब आपको ऐसे पढ़ा पा रही हूँ। 8-9 साल हो गए हैं प्रैक्टिस करते करते, पूरा जीवन इसमें ही निकालना है। ठीक है, तो अब मैं आपको, हम आगे बढ़ते हैं। अभी आपको गुड हेल्थ बैड हेल्थ देखना आ गया। फर्स्ट CSL से गुड हेल्थ बैड हेल्थ बताएगा वो आपका कि आप कितनी अच्छी हेल्थ लेके आए हो, कितनी ख़राब हेल्थ लेकर आए हो। 6 CSL आपको बीमारी का अंदाज़ा दे देगा। फिर जो अभी आपकी महादशा अंतरदशा चल रही है वो आपको बताएगी। अब कई लोगों का क्या होता है, फर्स्ट CSL अच्छा होता है, फर्स्ट CSL में कहीं भी कुछ बीमारी का नहीं आ रहा, बट जो महादशाएं होती हैं, आपको पता है महादशा 6 साल से लेके 20 साल तक की होती है प्लैनेट्स की। जैसे सूर्य की 6 साल की होती है, मून की 10 साल की होती है, मंगल की 7 साल की होती है, वीनस की 20 साल की होती है। तो सोचो, तो कई बार आपके फर्स्ट CSL नहीं दिखा रहा बीमारी है, पर महादशा ऐसी आ गई कि महादशा का जो प्लेनेट है वो आपकी कुंडली में खराब नंबर दे रहा है, मतलब अपनी स्क्रिप्ट में खराब नंबर दे रहा है, 6, 8, 12 जैसे नंबर दे रहा है, तो वो अपनी महादशा में, अपनी अंतरदशा में वो बीमारी दे देगा। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो अब मैं सीधा सॉल्यूशन बताऊं क्या, क्योंकि इसको पढ़ाने बैठ जाऊंगी तो मुझे नहीं लग रहा है ये पता नहीं 10 क्लास में भी निपटेगा मैटर। तो सीधा सॉल्यूशंस पे चलते हैं। ठीक है, बाकी मुझे जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा ना, क्योंकि आजकल क्या है कि लास्ट के 3-4 महीनों से मैंने आपको बताया ना, मैं क्लासेस भी कम ले पा रही हूँ। रीज़न बीइंग क्योंकि मैं बहुत अपनी साधना उसमें बहुत लगी हुई हूँ।
ताकि और एनर्जी कलेक्ट हो और कुछ ज्ञान मिले और आप तक पहुँचे। तो जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को तो चलाती रहूँगी आगे तक, ठीक है। पर आज के लिए मैं आपको कुछ सॉल्यूशंस बता देती हूँ। परेशानी से अच्छे हैं कि सॉल्यूशन लिख लो। बस आपको एक चीज़ बता रही हूँ, मैंने आपको महादशा की एक वीडियो भेजी थी, महादशा कैसे दिखते हैं। कितने लोगों को आती है महादशा और अंतरदशा देखनी एस्ट्रोसेज से, बताओ। यस मैम आती है। जी मैम आती है मैम। आती है हाँ जी, मैम, आ गया। महादशा अंतर्दशा मैम आती है। यस मैम। तो जैसे महादशा तो बहुत बढ़िया, उसको छोड़ दो। फिर भी एक बार को देखना है तो देख लो कि जो महादशा चल रही है किसी न किसी प्लैनेट की चल रही है, यस और नो। कोई तो प्लैनेट है ना, उस प्लैनेट की नक्षत्र नाड़ी में चले जाओ। जो भी महादशा भी चल रही है आपकी, उस प्लैनेट को देख लो, उसके नक्षत्र नाड़ी में चले जाओ। जैसे यहाँ पे किसी ने देखा है अपना पूरा MD AD, तो मैं उसका एग्जाम्पल लेके समझा सकती हूँ। आप में से किसी ने ये रखा हुआ, कैलकुलेट करके रखा हुआ है? कोई भी नहीं है क्या? मैंने, नयन जी, अरे आरुषि जी अनम्यूट करना। इनके हस्बैंड का भी केस है ना किडनी ट्रांसप्लांट का, आपने करा है कैलकुलेट उनका? जी मैम मैंने महादशा का जो आप बोल रहे हो प्लैनेट वो नहीं किया, बाकी 6 CSL, फर्स्ट CSL वो सब किया है। ठीक है। अभी देख पाओगे महादशा कौन सी चल रही है आपके हस्बैंड की? महादशा जुपिटर की चल रही है। पक्का कंफर्म है? हाँ जी। जुपिटर की स्क्रिप्ट पता है आपको? वो ही नहीं पता है, मैं अभी चेक कर सकती हूँ, मैं करती हूँ हाँ चेक, आप करो क्योंकि आराम मुझे से, पता करो। नहीं था ना। हाँ कोई नहीं, कोई नहीं, मैं कोई वो नहीं, करो करो करो। चलो आप ऐसा करो, अपनी हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ सबको बता दो, ये लोग भी वेरीफाई कर देंगे। इनके हस्बैंड का ना शायद काफ़ी क्रिटिकल केस है, काफ़ी टाइम से मुझे पता है इनका। किडनी ट्रांसप्लांट हो चुके हैं, उसके बाद भी 2 साल हो गए हैं, उसके बाद भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं और भी मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं। अनम्यूट करना एक बार आरुषि जी। हाँ जी, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, उसके बाद भी अभी भी उनकी हालत इतनी ठीक नहीं है, फिर से डायलिसिस करने के लिए बोला है। एक ट्यूमर भी है छोटा सा लंग्स में, तो बहुत प्रॉब्लम है। आप डेट ऑफ BP बर्थ हाई बताना होता एक है। बार। हाँ उनका नाम है विशाल, और डेट ऑफ बर्थ है 29 मार्च 1982। एक सेकेंड, 29 मार्च 1982। हाँ जी। और लंग्स में ट्यूमर बता रहे हो? हाँ टाइम? टाइम है 3:40 सुबह के। 3:40 सुबह के। और प्लेस? पुणे, पुणे महाराष्ट्र। ठीक है। अब आप में से कोई भी जिसको भी ढंग से देखना आ गया है वो मुझे बताओ फटाफट से, इनके हस्बैंड की महादशा अंतरदशा किसकी चल रही है और इसकी स्क्रिप्ट बताओ। कौन बताएगा? 2-3 लोगों से वेरीफाई करूंगी मैं। जी मैं भी चेक करती हूँ तब तक। चेतल जी आपने करा इनका, कैलकुलेट करा? नहीं मैम, इनका तो नहीं किया मैंने, मेरी महादशा चेक करी थी, आपने मुझे बोला था ना देखने का। हाँ हाँ, एक बार इनका भी इनके हस्बैंड का कैलकुलेट करके बताना क्या आ रहा है। किस किस ने करा है? चंद्रिका जी आपने, नयन जी? मैम गुरु के अंदर बुध की अंतरा चल रही है। गुरु के अंदर बुध, बुध मर्क्यूरी। ठीक है। और मुझे इन दोनों की स्क्रिप्ट बताना। जस्ट टोमेटा मैम। जुपिटर और मरकरी की। जुपिटर है मैम 9-12। हम्म राहु नक्षत्र लॉर्ड है 1, 2, 6, 8, 9, 12। 1, 1 2, 2। 6, 8, 9, 12। हम्म और केतु है वापस सब लॉर्ड 3, 8, 9, 3, 8, 9, 10, 11, 12।
अब आप ये देखो फिलहाल कि जब इनके हस्बैंड की जुपिटर की महादशा स्टार्ट हुई तो नक्षत्र लॉर्ड राहु क्या दे रहा है, 1, 6, 8, 12 चारों नंबर दे रहा है खतरनाक। आ रहा है समझ में सबको? तो ये समझ में आ गया कि जुपिटर की महादशा इन्हें परेशान करेगी हेल्थ से रिगार्डिंग। 1, 6, 8, 12 सारे चारों नंबर बेकार आ रहे हैं जितने भी आ सकते हैं। और 5 नंबर हमें कहीं दिख नहीं रहा है, 9 नंबर दिख रहा है बस। तो 9 नंबर ये है कि भाग्य से कुछ ना कुछ हो जाए तो हो जाए। अभी महादशा में इतना समझ में आ गया, सबको आ गया। और फिर जुपिटर राहु फिर से आ गए तो कहीं ना कहीं वो ट्यूमर कैंसर आ ही गया ना लंग्स में। आ रहा है समझ में? फिलहाल अभी क्या है, मैं आपको अभी बहुत सारी चीज़ें नहीं बता पा रही हूँ क्योंकि अगर आप इतना ही समझ गए तो उससे भी काम कर लोगे। अभी कैसे ऑर्गन देखना है, बॉडी पार्ट देखना है, वो राशि नंबर उसका यूज़ आता है तब सीख पाते हैं। पर मैं वो सिखाने बैठ गई तो अभी जितना आ रहा है वो भी नहीं आ पाएगा आपको। पर अभी जितना सिखा रही हूँ उतना आ रहा है ना सबको, ठीक है? तो ये चेक हो गया कि महादशा अभी खराब है, सपोर्टिव नहीं है जुपिटर की। फिर मरकरी की बताओ। मर्क्यूरी है मैम 2, 6, जुपिटर नक्षत्र लॉर्ड है 9, अब 12। देखो बोलने की जरूरत ही नहीं है, जुपिटर नक्षत्र लॉर्ड बन गया, वही रिजल्ट दे रहा है अपने। यस। समझ रहे हो? फिर एसएल और एसएल है 3, 8, 10, 11। 3, 8, 10, 10, 11। ठीक है। तो अब जुपिटर 12 दिखा रहा है, हॉस्पिटलाइजेशन दिखा रहा है। तो इनका हॉस्पिटलाइजेशन चल रहा है कितने साल से? और मैंने आपको क्या बताया था, मरकरी हेल्थ के मामले में सबसे खराब प्लेनेट है, ये याद रखना जीवन भर। आरुषि जी बताओ, ये मैच मतलब कर रहा है ना? जी मर्क्यूरी 2, 6 है, उसके बाद नक्षत्र लॉर्ड जुपिटर 9, 12 और उसके बाद जो सब लॉर्ड है वो सन है 2, 8। सब लॉर्ड सन है, ये अंतरदशा में। ठीक है। 8 आ गया ना? हाँ जी। सब लॉर्ड के लेवल पे कभी भी 8 आ रहा है वो हमेशा क्या दिखाएगा? पीड़ा, सफरिंग्स, पेन, पीड़ा, हाँ जी। है ना? मल्टीपल डिजीजेस सब लॉर्ड ने बोल दिया कि मल्टीपल डिजीजेस होंगी। अब मान लो ऐसी स्क्रिप्ट होती कि जुपिटर चलो एनएल लेवल पे 12 दिखा रहा है पर सब लॉर्ड लेवल पे 5 आ जाता तो क्या होता? हाँ जी हॉस्पिटलाइजेशन होगा बट एंड में प्रॉब्लम क्योर हो जाएगी, ट्रीटमेंट मिल जाएगा। पर यहाँ पे एंड में क्या है? हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है पर एसएल पीड़ा दे रहा है। तो मतलब फाइनली हॉस्पिटल के बाद भी पीड़ा मिल रही है। अभी आप ये मत सोचना कि हम ये प्रेडिक्शन करके बड़े खुश हो रहे हैं। हम बस समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ जी आपके हस्बैंड का चार्ट है और उन्हें ये परेशानी हो रही है और उनके चार्ट जस्टिफाई कर रहा है। बस मैं इस पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ। मुझे कभी भी हेल्थ की रीडिंग्स करने में और एक्यूरेसी में कोई प्राउड फील नहीं होता कि हाँ बहुत अच्छी प्रेडिक्शन जा रही है, तालियां बजनी चाहिए। जो आदमी सफ़र कर रहा है वो उसको पता है, बट हम उसकी प्रॉब्लम का पहले तो रूट कॉज समझ रहे हैं तभी तो उसको सोल्यूशन दे पाएंगे ना। समझ रहे हो? पर आप ये देखो कि कितनी चुटकियों में चीज़ें आराम से आप देख पा रहे हो मेरे साथ साथ, जबकि आपको कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है किसी को, 90% लोगों को एटलीस्ट। जुपिटर जब भी आपकी बीमारी के पर्सपेक्ट में देखोगे तो जुपिटर क्या होता है? बीमारी को, जुपिटर कारक है एक्सपेंशन का, ये सबने पढ़ा होगा एस्ट्रोलॉजी में, बढ़ोतरी का कारक है। तो जो भी चीज़ हमारी बॉडी में बीमारी बढ़ाने का कारक हो गया क्योंकि वो 6 ESL की स्क्रिप्ट में आ रहा है। और राहु क्या है? डायग्नोज ना होने दे, भटकाता रहे। अब आपके हस्बैंड को आपको जो रेमेडी करनी है ना, जुपिटर की करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि अभी अंतरदशा मरकरी की चल रही है, पर मरकरी का रिजल्ट कौन दे रहा है? जुपिटर दे रहा है। समझ रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। तो अंतरदशा का जो एनएल है, अंतरदशा का कोई प्लैनेट है, उसका नक्षत्र लॉर्ड जो बन रहा है उसकी रेमेडी करनी है। तो अभी जो मैं जुपिटर की रेमेडी बताऊंगी वो करना, और फिर फीडबैक जरूर शेयर करना सारे लोग जिन जिनको भी बताती जा रही हूँ। ठीक है। चलो, मुझे लगता है कि हम आपको 2-3 एग्जाम्पल दे दिए हैं MD-AD के, तो आपको क्लियर हो गई होगी कहानी। आगे बढ़ जाएं क्या? क्या कहते हो? अनम्यूट करके बताओ कि आप सीधा सॉल्यूशंस रेमेडीज पे चलें। Yes, ma'am.
अंतर एक दो और उदाहरण दे दीजिए, एक हाँ दो जी और मैम। हमेशा उदाहरण। एक अंतरदशा एग्जाम्पल का और ले लो मैम। एनएल देखना है रेमेडीज के लिए, यही है ना? आप खुद सोचो कि महादशा तो मैंने क्या बताया, मिनिमम 6 साल की होती है, मैक्सिमम 20 साल की होती है। तो क्या 20 साल तक एक रेमेडी कर पाएंगे हम? नहीं। तो मेजर प्रॉब्लम तो महादशा दे रही है, पर महादशा तो बहुत लंबा पीरियड है। अंतरदशा क्या बता रही है कि उस बड़े पीरियड में कौन सा वो छोटा पीरियड होगा जिसमें प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो अंतरदशा के नक्षत्र लॉर्ड की रेमेडी करनी है। और ये तो बड़ी बीमारियों का हो गया कि जैसे कैंसर, ट्यूमर जैसी बड़ी बीमारियां हैं। अब कुछ लोग हैं जिनको कुछ पर्टिकुलर टाइम की खराब प्रत्यंतर दशा भी आती है। जैसे महादशा होती है काफ़ी सालों की, अंतरदशा होती है कुछ सालों से महीनों की, प्रत्यंतर दशा होती है कुछ महीनों से कुछ हफ्तों तक की। तो जैसी आपकी समस्या हो उस हिसाब से आप अंतरदशा पिक कर लो या फिर प्रत्यंतर दशा पिक कर लो रेमेडी करने के लिए। आ गया समझ में? ठीक है। चलो जी, अब मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें बता रही हूँ। वैसे पहले कुछ जनरल चीज़ें बता रही हूँ। जैसे आयुर्वेद में क्या होता है कि जितनी भी बीमारियाँ होती हैं उनको वो 3 त्रिदोष तरीके से देखते हैं। त्रिदोष है ना, वात पित्त कफ। आयुर्वेद जब भी ट्रीटमेंट करेगा बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी बीमारी का, तो वो 3 दोषों को कंसीडर करते हैं जिससे हम सब बने हुए हैं, वात पित्त एंड कफ। इनमें जब अनसंतुलन होता है किसी की बॉडी के अंदर, इम्बैलेंस होता है, तो ही बीमारियां पनपनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो रूट कॉज प्रॉब्लम की क्या होता है? इम्बैलेंस ऑफ वात पित्त एंड कफ। ठीक है। तो अब जितने भी लोगों को वात रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं, वात रिलेटेड मतलब गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स। अब सिर्फ ये नहीं है कि आपको गैस बन रही है, एसिडिटी बन रही है तो ही वो मतलब वात रिलेटेड प्रॉब्लम है। अर्थराइटिस का रूट कॉज क्या होता है? जिसको गठियाँ बाएँ बोलते हैं ना, गठियाँ बाएँ हो रही है। क्यों होती है? जिन लोगों के एक्सट्रीम सालों तक गैस बनती है उनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, जोड़ों की प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रही हूँ, बीमारियों की लिस्ट नहीं दे रही। आपको खुद देखना पड़ेगा कि ये मेरी जो बीमारी है वो वात की है, पित्त की है या कफ की है। आ रहा है समझ में? तो बहुत सिंपल रेमेडी है उन लोगों के लिए जिनको वात रिलेटेड परेशानियाँ हैं, एयर रिलेटेड। बॉडी में अगर वात इम्बैलेंस हो गया है तो आपको क्या करना है? डेली सोने से पहले बिस्तर पे आप चले गए, बस आप सोने वाले हो, तब बिस्तर पे बैठने के बाद आपको रात में सरसों के तेल से अपने फुट पे मसाज करनी है डेली। अब पूछोगे कब तक करनी है? जैसी बीमारी है, जितना उसका ड्यूरेशन रहा है, जितनी आपको परेशानी है तब तक कर लो, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। पर ये आपके ऑर्गन्स में से सारे वात के इम्बैलेंस को ठीक कर देगा। आ रहा है समझ में? तो वात रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए सरसों के तेल की फुट मसाज करनी है। फिर आया पित्त रिलेटेड। पित्त में क्या होता है? हमारी बॉडी की जो जठर अग्नि होती है वो इम्बैलेंस हो जाती है। तो पित्त जब इम्बैलेंस होता है तो डायबिटीज़ जैसी बीमारियां होती हैं, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम, फीवर बार बार आना, ये पित्त वाली प्रॉब्लम्स हैं। तो आपको बादाम ऑयल से मसाज करनी है अगर किसी को पित्त की प्रॉब्लम है। बादाम ऑयल से फुट मसाज आप करके देखो, आपको समझ में आएगा कि क्या रेमेडीज़ हैं ये। फिर जिनको कफ़ की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा एलर्जी, सीजनल कोल्ड एंड कफ़ बहुत फ्रीक्वेंटली होता रहता है, कफ़ से लंग्स की जो प्रॉब्लम होती है ये भी कफ़ से रिलेटेड होती हैं, कफ़ दोष जो होता है। तो इसमें कोकोनट ऑयल से मसाज करो फुट पर। अब आपको क्या करना है? अभी ये रेमेडीज़ शुरू हुई हैं, अभी ख़त्म नहीं हुई, ठीक है? आपको क्या करना है? फ़िलहाल जो छोटी मोटी बीमारियां हैं, ज़्यादा क्रॉनिक नहीं है, क्रॉनिक मतलब कैंसर, ट्यूमर, उसके लिए अलग कुछ चीज़ें बताऊंगी और ये तो कंटिन्यू कर ही सकते हो, ये इसको करने में किसी का कोई घाटा नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। अब सामने वाले ने आपको बताया कि मुझे पर्टिकुलरली ये बीमारी है,
तो आप गूगल पे या इंटरनेट पे ढूंढ सकते हो कि उस बीमारी का रूट कॉज क्या है एज पर आयुर्वेदा। जैसे डायबिटीज़ का रूट कॉज क्या है, पित्त इम्बैलेंस होता है तो डायबिटीज़ हो जाती है, इंडाइजेशन से रिलेटेड सारी बीमारियां आ जाती हैं। तो ऐसे आप पता करके उसको फुट मसाज तो सजेस्ट कर सकते हो, वात पित्त कफ के देख के कर लोगे, किसी को भी सजेस्ट कर दोगे, ठीक है। कफ में आपको कोकोनट ऑयल से करनी है, कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल। अब आ गया किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि मुझे वात की बतानी है, पित्त की बतानी है, कफ की बतानी है। बेस्ट है प्योर देसी गाय का घी, प्योर मतलब नकली या भैंस का नहीं होना चाहिए, और जितना महंगा लोगे उतना अच्छा, क्योंकि ये जो फुट मसाज कर रहे हो, ये जो मसाज है आपके ऑर्गन्स में जा रही है, पता है ये बात आपको। तो अपने ऊपर कंजूसी मत करना, तो महंगे से महंगा असली देसी गाय का घी खरीदना, उससे डेली मसाज करोगे तो एकमात्र सॉल्यूशन है, वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस कर देता है ये। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा आपको कौन सा तेल पकड़ना है, तो आप देसी गाय का घी लो और उससे डेली मसाज करो दोनों फुट में, तो ये ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में वात पित्त कफ को बैलेंस करना स्टार्ट कर देगा। बस जब बुखार होता है ना, उस वक्त मालिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त बॉडी ऑलरेडी गर्म होती है, मालिश से बॉडी फुट मसाज से और गर्म हो सकती है। तो फीवर जब भी किसी को चढ़ रहा हो, तो ना तो सर में तेल लगाना चाहिए, ना बॉडी में तेल लगाना चाहिए, ना पैरों में तेल लगाना चाहिए। यहाँ तक सबको क्लियर है? अनम्यूट करके बताओ। यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैम अगर क्लियर Yes, है, ma'am. सपोज वात और पित्त, या मतलब पूरे पैर पे या यस मैम, तलवों में करनी है? मैडम पाँव के तलवे पे होगी ना मसाज? तलवे पे करनी है, तलवे पे। मार्केट थेरेपी है मैम आजकल अवेलेबल। हाँ, कांसे की, वो कांसे का वो आता है ना कुछ मालिश करने के लिए, उससे भी कर सकते हो, पर आपको तलवे पे करनी है, पैर के फीट फुट पे, तलवे पे। 4-5 बार रिपीट कर रही हूँ ताकि सबके कानों में चली जाए आवाज़। फुट मसाज करनी है, फुट मसाज, यस। तलवे मीन्स फुट। अब क्या दिखाऊं कैमरे में आपको? फुट नहीं समझ में आ रहा, तलवा समझ लो, तलवा समझ नहीं आ रहा, गूगल कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं हम, वरना इसी में उलझ जाएंगे फिर। अब मैं आपको कुछ चीज़ें लिखवा रही हूँ, बस लिखते चले जाओ बिना सोचे समझे। अब मैं आपको बता रही हूँ हर प्लेनेट की प्रॉब्लम और उसकी रेमेडी साथ के साथ, ताकि आप एंड ऑफ द सेशन डॉक्टर बन जाओ, सॉल्यूशन देने वाले। तो सबसे पहले प्लेनेट हमारा आएगा सन। तो सन से रिलेटेड बीमारियाँ कौन सी? मेरी स्पीड थोड़ी तेज़ रहेगी बिकॉज मुझे बहुत सारी चीज़ें पढ़ानी है, तो अपनी स्पीड को भी एक्सप्रेस बना देना। तो सन की जो बीमारियां होती हैं वो बोन्स से रिलेटेड होती हैं, हड्डियों से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड होती हैं। हार्ट, आपकी जो राइट आई होती है, राइट आई से रिलेटेड परेशानियां सन की होती हैं। हेडेक, सर में बहुत ज़्यादा दर्द, माइग्रेन, गंजापन, बाल्डनेस, कैल्शियम की डेफिशिएंसी, ये सारी प्रॉब्लम किसकी होती है? सन की होती हैं। ऑक्सीजन लेवल में जो फ्लक्चुएशंस होती हैं, जो कोरोना में हुई थी, याद है? ऑक्सीजन लेवल ऊपर नीचे होना, ये भी सन की वजह से होता है। क्यों होता है? क्योंकि सन हमारे सर्वाइवल का कारक है, हमारे प्राण के कारक है सूर्यदेव। तो ऑक्सीजन में फ्लक्चुएशन सूर्य की वजह से होगी। अब जी बात आ गई कि ये तो समझ में आ गया कि सूर्य की ये परेशानियाँ होती हैं। तो जब भी आपको सूर्य से रिलेटेड परेशानियाँ परेशान कर रही हैं, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले उस प्लैनेट से रिलेटेड जो फूड आइटम्स हैं वो आपको खानी छोड़ देनी है उतने पीरियड के लिए जितने पीरियड में वो अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में आया हुआ है। तो सन की जो खाने की चीज़ें होती हैं,
आपको पता है हमारे सबसे ज़्यादा क्या कैसे बीमारीजमेंट ये सब जिसने भी करा, मैंने अब लास्ट कुछ दिनों में पोर्टल से कितने स्टूडेंट्स डिलीट मारे जिनका मुझे पता लग गया था कि ये किसी ना किसी को कोर्स शेयर कर रहे हैं या किसी ने कुछ चीटिंग करी है या ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करी है। बहुत सारे डिलीट हो चुके हैं, क्योंकि आप मानो जब मैं आपको ईमानदारी के साथ सब कुछ दे रही हूँ तो मैं सेम आपसे भी एक्सपेक्ट करती हूँ, ठीक है। तो ये जो ग्रुप बना है ये दूसरों की हेल्प करने के लिए और अपनी हेल्प करने के पर्पज़ से ही बना है। तो